हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ अपनी लोक संस्कृति में भी संपन्न है। यहाँ लोक संस्कृति जन सामान्य के श्रम से सिंचित होकर प्रकृति की गोद में पलती और पनपती है। सादगी तथा श्रम पूर्ण जीवन अगाध श्रद्धाओं तथा आस्थाओं पर आधारित है। जगह जगह बने काठकुणी शैली के मंदिर इन श्रद्धाओं तथा आस्थाओं को प्रमाणित करते हैं तथा यहाँ के कण कण में ईश्वरीय आभास करवाकर देवभूमि नाम को सार्थकता प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है सिरमौर। यहाँ स्वच्छंद प्रकृति तथा कल कल करते झरने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। वहीं लोकगीत, संगीत तथा लोक नृत्य जीवन को विभिन्न रंगों से सराबोर करते हैं। इस क्षेत्र के लोकगीत तथा नृत्य यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक संस्कारों तथा विश्वासों की झलक प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ की लोक संस्कृति को इतिहास से भी जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में किया जाने वाला एक ऐसा ही लोक नृत्य है ठोडा नृत्य। जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यदि इतिहास तथा संस्कृति एक दूसरे का दामन थाम ले तो दोनों कई सदियों तक जीवित रह सकते हैं। ठोडा नृत्य जिला सिरमौर के ऊपरी भागों शिलाई, संगड़ा तथा राजगढ़ में किया जाता है। लेकिन संगड़ा तहसील में स्थित अंधेरी गांव ठोडा नृत्य का प्राचीन स्थल है। अंधेरी गांव जिला सिरमौर के प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटन स्थल श्री रेणुका जी से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री रेणुका जी महर्षि जन्मादग्नि की तपस्थली तथा महर्षि परशुराम जी की जन्मस्थली मानी जाती है। रेणुका जी जन्मादग्नि की पत्नी तथा परशुराम की मां थीं। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम श्री रेणुका पड़ा। श्री रेणुका जी गिरि नदी के किनारे स्थित हैं तथा यहां स्थित श्री रेणुका झील एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। अंधेरी गांव में सबसे प्राचीन ठोडा नृत्य स्थल है। प्राचीन समय से अब तक जिला सिरमौर में यहीं पर ठोडा नृत्य होता है। ठोडा नृत्य करने के स्थल को जुब्बड़ कहा जाता है। ठोडा नृत्य वास्तव में नृत्य, युद्ध कला तथा क्रीड़ा का समाहित रूप है, जिसे नर्तक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनकर धनुष तथा बाण के साथ करते हैं। ठोडा नृत्य का उद्भव महाभारत काल से हुआ है। यह नृत्य युद्ध दो समूहों के मध्य होता है।
एक समूह साठा कहलाता है तथा दूसरा समूह पाशा। यहाँ के क्षेत्रीय इतिहासवेताओं तथा विद्वानों का मानना है कि महाभारत के युद्ध में इस क्षेत्र के जिन समुदायों ने कौरवों का साथ दिया था वे साठे कहलाए तथा जिन्होंने पांडवों का साथ दिया वे पाशे कहलाए। एक समय आया कि जब कि महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें यहाँ का जो सिरमौर और शिमला का इलाका था ये जनपद हुआ करते थे। इसमें एक किस्म से इलेक्टेड मोनार्की होती थी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि कौन लोग कौरवों के साथ जाएंगे, कौन लोग पांडवों के साथ जाएंगे। सब हमारे जो इतिहासकार हैं वो यही मानते हैं, जो सोसाइटीज़ जिनको खुमड़ियाँ कहते थे, जो खुमड़ियाँ जो कौरवों के साथ गई वो शाठे हुए और जो पांडवों के साथ आई वो पाशे हुए। तो ये जो युद्ध का खेल है पहले शाठे पाशों में भी खेला जाता था और मेलों में तो शाठे पाशों का मुकाबला होता था, पर अपने ग्राम में जो होता था वो 2 टीमें बना करके इसकी वो प्रैक्टिस किया करते थे और ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रहा। यहाँ तक कई गांव आज भी ऐसे हैं जिनको कि बोलते हैं ये शाठे हैं, ये पाशे हैं। और आज भी आप हैरान होंगे कई जगह तो जैसे हमारे अंधेरी में खास करके बिशु वगैरह में जब हमारे मेले लगते हैं या जुब्बल के इलाके में भी है तो वहाँ भी ये शाठों पाशों का मुकाबला अब तक चलता रहता है। वर्तमान में ठोड़ा नृत्य करके साठे तथा पाशे समुदाय के लोग आज भी अपने महाभारत काल के संबंधों को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। यद्यपि अब तो यह युद्ध नृत्य मनोरंजन हेतु खेल के रूप में खेला जाता है। ठोड़ा नृत्य जुब्बड़ में आयोजित होता है। इस क्षेत्र में यह आयोजन अप्रैल माह में 13-14 तारीख को विशु के मेले के दौरान होता है। जुब्बड़ में आने के लिए एक गांव की ओर से साठों का आगमन होता है तथा दूसरी ओर से पाशे आते हैं। इससे पूर्व दोनों समूहों के नेता अपने अपने इष्ट देवों की आराधना करते हैं। आने से पूर्व एक समूह दूसरे को ललकारता है जिसे हाका देना कहते हैं। फिर दूसरा समूह उस हाके का उत्तर देता है। दोनों समूह विशेष वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते धनुष, बाण तथा लाठियां लहराते हुए जुब्बड़ में पहुंचते हैं। प्रत्येक समूह में लोगों की संख्या 50 से 200 तक भी हो सकती है, लेकिन ठोड़ा करने वाले 20 से 30 ही होते हैं। शेष सामान्य नृतक, वादक तथा सहयोगी होते हैं। संगड़ा पासी, शिवपुर पासी, सैंज पासी, गनोक पासी, कोटी धमान पासी, लुधियाना साटी, अंधेरी साटी और शामरा साटी, बुजौंड साटी, यहीं हमारे रेली साटी, रजाना साटी। इधर से साटी आते थे, इधर से पासी आते थे। शिगा पोड़ीला मुखे ठोड़े मालवे के फिर आते थे मैदान में।
नृत्य के दौरान पहले एक समूह के नर्तक दूसरे समूह के नर्तकों के चारों ओर चक्रव्यूह बनाकर वाद्य यंत्रों की ताल पर उनकी टांगों पर घुटनों के नीचे बाणों से वार करते हैं तथा दूसरे समूह के नर्तक तेजी से टांगों को नृत्य की मुद्रा में लयबद्ध तरीके से तेजी से हिला हिलाकर प्रहार से बचने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में बाण लगने अथवा उससे बचने पर दोनों ही समूह जोर जोर से जोश बढ़ाने वाली शब्दावली का प्रयोग करते हुए लाठियां लहरा लहरा कर नाचते हैं। समय के साथ साथ थोड़ा युद्ध चाहे नृत्य अथवा खेल का रूप धारण कर चुका है, लेकिन अब भी इसके लिए एक निश्चित नियमावली निर्धारित है। एक निश्चित समय के बाद फिर दूसरा समूह पहले समूह के नर्तकों पर बाणों से प्रहार करता है। दोनों समूह के नर्तक एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं। बाणों का वार घुटने से नीचे ही किया जाता है। इस नृत्य में जहां एक ओर वाद्य यंत्र नृत्य को लय तथा ताल प्रदान करते हैं, वहीं नर्तकों के हाथ में उपस्थित धनुष तथा बाण शौर्य व योद्धाओं की झलक प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान बजंतरी वाद्य यंत्रों की धुनें बदलते रहते हैं। थोड़ा शब्द स्थानीय शब्दावली में तीर के अगले भाग को कहा जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले धनुष की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। इसे स्थानीय चाऊ की लकड़ी से बनाया जाता है। धनुष चमड़े की डोरी से मढ़कर तैयार किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में नार कहते हैं। धनुष के किनारों पर 2 खांचे होती हैं। इन्हें मोरी कहा जाता है। मोरी में धनुष की डोर फंसाई जाती है। धनुष की डोर 2 से 4 मिलीमीटर चौड़ी व 5 फुट लंबी होती है। यह डोर निगार नामक विशेष वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। धनुष को प्रयोग करने से पूर्व तेल लगाकर गर्म पानी में भिगोकर रखा जाता है। स्थानीय भाषा में धनुष को धोनु कहा जाता है। बाण की लंबाई 1 गज होती है तथा इसकी मोटाई 1 इंच के लगभग होती है। इसके पिछले भाग में डोरी में फंसाने के लिए एक विशेष खांच बनी होती है। बाण भी एक क्षेत्रीय लकड़ी रिहोश से बना होता है। स्थानीय भाषा में बाण को शरी कहा जाता है। लाठी की लंबाई 5 फुट से 7 फुट तक होती है तथा ये भी रिहोश की लकड़ी से बनाई जाती है। थोड़ा नृत्य में नर्तकों द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषा में कुर्ता, सुथन, टोपी तथा गाची मुख्य हैं। कुर्ता सामान्य गोल पल्ले वाले साधारण कमीज की तरह होता है। पहले समय में कुर्ते के स्थान पर
ऊन का बना लोइया पहना जाता था। कुर्ते के ऊपर पेट पर बांधे जाने वाली गांची अर्थात कमरबंद कपड़े या रस्सी से बना होता है। टांगों में पहने जाने वाला पायजामा सुथन कहलाता है। पुराने समय में ये ऊन से बनाया जाता था। इसका प्रचलन आज भी है, लेकिन आजकल मोटे तिरपाल के पायजामे भी पहने जाते हैं। टांगों को चोट से बचाने के लिए ही मोटे कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ये पायजामे घुटनों से ऊपर ढीले तथा नीचे से तंग होते हैं। सिर पर पहने जाने वाली टोपी गोल आकार की होती है। स्थानीय भाषा में इसे मुंडी टोपी कहा जाता है। ठोड़ा में पहने जाने वाले जूते भी मोटे चमड़े के विशेष विधि से परत पर परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं। पहनने से पहले इन्हें 3-4 घंटे गोबर में दबाकर रखा जाता है तथा फिर मक्खन युक्त लस्सी से इनकी मालिश की जाती है। इनके तस्मे भी चमड़े से ही बने होते हैं। यद्यपि अब इनके स्थान पर बाजारी जूतों का प्रचलन बढ़ गया है। ठोड़ा नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, दमांटू, शहनाई और रणसिंघा मुख्य हैं। ढोल सामान्य बड़े ढोल से लंबाई में छोटा तथा चौड़ाई में अधिक होता है। इसकी लंबाई 2 फुट तथा चौड़ाई 1.25 फुट होती है। यह पीतल के खोल पर बकरी की खाल मढ़कर बनाया जाता है। ये सिरमौरी ढोल कहलाता है तथा ये तीबर की डंडियों से बजाया जाता है। नगाड़ा लोहे की खोल पर भेड़ या बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसका व्यास 1.25 फुट होता है। दमांटू तांबे या लोहे के खोल पर कम आयु के बकरे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। नगाड़े तथा दमांटू को बजाने के लिए नरू बाण की लकड़ी का प्रयोग होता है। शहनाई की लंबाई 13 इंच होती है। ये इस क्षेत्र में अखरोट की लकड़ी से बनाई जाती है। इसका पश्च भाग तांबे का बना होता है, जिसे गोबी कहते हैं, तथा मुख्य ध्वनि यंत्र पत्ता नलू से बनाया जाता है। ठोड़ा नृत्य में एक अन्य मुख्य जोशवर्धक वाद्य यंत्र रणसिंघा है, जिसकी लंबाई 4 फुट तक होती है तथा ये तांबे से बनाया जाता है। वाद्य यंत्र बजाने वाले बजंत्री सुथनियों अर्थात पजामियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का चोगा पहनते हैं, जिसे चोलना या चोलटू कहा जाता है। ये भी सिर पर मुंडी टोपी धारण करते हैं। स्थानीय कलाकारों द्वारा ठोड़ा नृत्य में पहने जाने वाली वेशभूषा तथा प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र स्वयं ही तैयार किए जाते हैं। ठोड़ा नृत्य करने से पहले कलाकार विशेष तैयारी के अंतर्गत टांगों की विशेष रूप से मालिश करके घुटनों के निचले भाग पर लकड़ी तथा रबर की पट्टियां बांधते हैं। पुराने समय में रबड़ के स्थान पर चमड़े की पट्टियां बांधने का प्रचलन हुआ करता था। ठोड़ा नृत्य उत्साह तथा ऊर्जावर्धक लोक नृत्य शौर्य कला होने के साथ साथ परंपराओं का वाहक भी है और साथ ही इस क्षेत्र का किसी महत्वपूर्ण इतिहास के साथ संबंधित होने का हस्ताक्षर भी।
ठोड़ा नृत्य का इतिहास तथा प्राचीनता सहित उपस्थिति इस क्षेत्र की लोक संस्कृति के लिए गर्व की बात है। लेकिन आज के इस युग में वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक उन्नति ने प्रत्येक स्थान पर दस्तक दी है। आधुनिकता की बयार यहां भी बह निकली है, जो संस्कृति तथा परंपरागत कलाओं को अपने साथ बहा कर ले जा रही है अथवा इन पर अपना प्रभाव दिखाकर विकृत कर रही है। वर्तमान के कारण भूतकाल का अस्तित्व तथा भविष्य की संभावनाएं संकटग्रस्त प्रतीत हो रही हैं। ठोड़ा नृत्य जैसी बहुआयामी कला सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सकती है, अतः वर्तमान पीढ़ी को इसकी महत्ता बताना आवश्यक है ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विधा का संरक्षण करने में सहयोग करे, ताकि आधुनिकता के कारण ठोड़ा नृत्य जैसी पारंपरिक निधि का सूर्य यदि अस्त हो भी जाए तो वर्तमान पीढ़ी उसके पुनरोदय की साक्षी बन सके।